everyone, a very good evening and a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. Now the chapter that we are doing is actually the making of global world and I very well understand कि कई बार बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो पूरा आ भी नहीं रहा है, आप इसको क्यों करा रहे हो. So let me clarify it for you because बच्चे बोर्ड्स में पूरा असेस नहीं होगा. इसका एक पोर्शन होगा which is the very first part, which is the making of global world and how globalization happened in the pre-modern world. वो हमने कर लिया है, ठीक है, वो हो चुका है. लेकिन उसके अलावा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इन जनरल बहुत ज़्यादा है. आप प्रिंट कल्चर और भी कुछ चैप्टर्स जब पढ़ोगे तो उसमें जैसे आपको नज़र आएगा कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से आंसर राइटिंग में हमारी बहुत मदद मिल जाती है. दूसरा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी जैसे चैप्टर हमारा सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको करवाऊंगी बिकॉज it gives you an understanding of a lot of things, how America came up as a superpower in general in life. It becomes important to have knowledge of these things. तो इसलिए हम इन सारी चीजों को करेंगे, ठीक है. तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है शेपिंग अप ऑफ द इकोनॉमी. सो इन द प्रीवियस सेशन वी बेसिकली हैव अंडरस्टूड कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में यानी कि मॉडर्नाइजेशन के पहले ही शुरू हो चुकी थी. और क्योंकि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ही शुरू हो गई थी और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो क्या रास्ते थे, क्या अलग अलग चीज़ें थी जो इस्तेमाल होती थी, वो सारी चीज़ें हमने समझी हैं. ऑल ऑफ दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड, राइट. 1 minute एंड परफेक्ट, ठीक है. वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी हैं. उसका रिकैप कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स माई फोन. Perfect. Okay. So, we'll start with a quick introduction. मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है. हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकना है. सत श्री अकाल, नमस्कार, बोनशोर, आदाब. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. मैं हूं आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years in the field of education where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. मैंने ह्यूमैनिटीज में अपनी पढ़ाई की है, BA ऑनर्स किया है और इसीलिए आई स्पेशलाइज इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन, ग्लोबलाइजेशन, कुछ कीवर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, उससे काफी हद तक हमारा रीकैप जो है वो कवर हो जाएगा. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो हमारे सोशल साइंटिस्ट ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं एज अ प्रोसेस वेयर द वर्ल्ड कम्स टुगेदर. यानी कि जो पूरी दुनिया है ना, वो पूरी दुनिया कैसे इंटीग्रेट होती गई, हाउ इट बिकेम क्लोजर एंड क्लोजर. मतलब आप खुद ही सोचो, देयर वाज अ पॉइंट जहां पे ऐसा भी होता था कि लोगों को पता नहीं था कि अमेरिका कहीं पे एग्जिस्ट करता है. और इस चैप्टर में ही हमने समझा कि कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया था. तो एक सोचने वाली बात है, ऐसा भी वक्त था जब लोगों को पता नहीं था कि अमेरिका कहाँ है, इंडिया कहाँ है. लोग कैसे कनेक्ट होना चाहते थे, एक लंबे रास्ते से जाते थे, फिर सी से छोटा रास्ता ढूंढा, ऐसे करके दुनिया आगे बढ़ती गई. तो पहले वी वो वेरी set apart from each other because there were certain constraints, there was not enough technology, etc. So what we have to understand over here is that all of these things have happened, but the world has been integrated and started being integrated and connected long before the technology of flights and trains and all of these things came. लोगों ने सी से, लोगों ने लैंड से रास्ता ढूंढ ही लिया था. तो ये पिछले 50 सालों में हमें ज़्यादा लगता है कि हम दुनिया भर में फैल गए और करीब आ गए, बट ऐसा नहीं है. हमारी ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस थी वो पहले से चल गई थी. तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया, मॉडर्न वर्ल्ड के पहले का, यानी कि मेडिवल पीरियड समझ लो, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी वाला पीरियड, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. सो सबसे पहले हमने ये समझा कि ये सिर्फ 50, 60, 70 सालों में नहीं, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है प्री मेडिवल पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड यानी कि प्री मॉडर्न पीरियड से चल रहा था. इनफैक्ट बहुत सारी चीजें तो हमने एंशिएंट पीरियड में भी आइडेंटिफाई की है कि जहाँ पे जब हमारे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन था तब भी ऐसा हुआ करता था. 3000 BC में हम देखते हैं, ठीक है. मॉलडीव्स कैसे कनेक्टेड था अफ्रीका से और चाइना से, वो उनके सी शेल्स हमको जो करेंसी के फॉर्म में यूज करते थे वो मिलते हैं. तो ये सबसे हमको समझ आता है, ये एविडेंसेस जो हमें दिखाते हैं कि दुनिया पहले भी कनेक्टेड थी. क्यों कनेक्टेड थी, ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है.
इन सारी चीजों के लिए। या फिर कई बार लोग डिसेंट में, जैसे अभी प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए जाते थे, प्रोसिक्यूशन से, कि हमें सजा ना मिले, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पहले बहुत ज्यादा ना स्टॉन्च, स्ट्रिंजेंट हुआ करते थे लोग, बहुत स्टॉन्च बिलीव्स थी, यानी कि बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, है ना। क्या हुआ करता था कि एक सर्टेन तरीके का रिलीजियस बिलीफ है, एक सर्टेन तरीके का पॉलिटिकल बिलीफ है, और वैसे ही चलना चाहिए। अगर कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे डिसेंटर कहते थे। वो जो डिसएग्रीमेंट आता था उसे डिसेंट, उस डिसएग्रीमेंट को डिसेंट, और उस इंसान को डिसेंटर कहते थे। तो कई बार कई सारे डिसेंटर्स भी जो है वो एक देश से दूसरे देश चले जाते थे, क्योंकि उनको जहां पे फ्रीडम मिलता था या जहां पे लगता था उनकी बेटर सर्वाइवल हो सकती है, क्योंकि वो बाकी बाकी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं अराउंड उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। तो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स पीपल यूज्ड टू गो अवे। So trade or tourism, trade primarily was the main reason where people realized that there were certain things that they did not have and they had to get it from different places, like silk and cotton and textile and pottery. तो उस वक्त एशिया का जो पोर्शन है, चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये बड़ा प्रोमिनेंट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से सारा सामान बना करता था और वो ट्रेड होकर जाया करता था। इसके लिए एक रास्ता बनाया हमने, एक्चुअली रास्ता कनेक्ट करने के लिए बनाया यूरोप और अफ्रीका, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका को एशिया से। ये रास्ता इस पर्पज से बना था, और लैंड पे भी बना था और सी पे भी बना था। इस रास्ते को हम सिल्क रूट कहते हैं, क्योंकि प्राइमरीली सिल्क कार्गोज जो है चाइना, इंडिया, फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्लेसेस यूज्ड टू गो टू यूरोप एंड नॉर्थ Africa through this rasta, through this path. But eventually, of course, it did not just get restricted to the silk cargoes, the Chinese silk cargoes. China भी उसके साथ साथ अपनी टेक्सटाइल, पॉटरी, ऐसी कई सारी चीजें भेजने लग गई। इंडिया भी अपने मसलिन, कॉटन, स्पाइसेस को उसके थ्रू ट्रेड करने लग गई यूरोप में, जो काफी डिमांड में हुआ करते थे। ये सारा सामान हम इधर से भेजते थे और रिटर्न में हमें बदले में फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका व्हाट वी यूज्ड टू गेट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि पैसा था नहीं तो इस चीज में हमारी रिटर्न में कमाई होती थी। इसीलिए these portions were becoming the world trade center back at that time। ट्रेडिंग का सेंटर एशिया में था और ये कंट्रीज बहुत रिच हुआ करती थी। तो इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया का खिताब नहीं मिला था। देयर वाज अ रीजन, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड, वी हैड अ लॉट ऑफ रिचेस, ठीक है, वी वर वेरी रिच। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज होता था, क्योंकि कभी भी जब लोग ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ ट्रेड अकेला नहीं होता है ना, ट्रेड के साथ ट्रेडर होता है, और ट्रेडर की पूरी आइडेंटिटी होती है उसके कल्चर की, उसके इकोनॉमी की, उसके ट्रेडिशंस की, बिलीव्स की, आइडियाज की, नॉलेज की, इन सारी चीजों की। तो ये लोग जब ट्रैवल किया करते थे तो अपने साथ इन आइडियाज को भी लेकर जाया करते थे और स्प्रेड किया करते थे, और ऐसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इंडिया, एशिया में आया, और बुद्धिज्म भी थ्रू एशिया स्प्रेड हुआ और दूसरे हिस्सों में भी स्प्रेड हुआ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ट्रैवलिंग। नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैड अंडरस्टूड वाज फूड। फूड से हमें समझ आया कि फूड भी ट्रैवल करता है। लोग जब जाते हैं तो अपने साथ अपने खाने की चीजें लेकर जाते हैं, उससे वो दूसरे जगह लोगों को वो सिखाते हैं, और साथ ही साथ जहां जाते हैं वहां पे भी लोगों के खाने की हैबिट्स को सीखते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि स्पेगेटी एक्चुअली नूडल्स है चाइना का, जो चाइना से नूडल्स के फॉर्म में चला, लेकिन जाते जाते इटली वो स्पेगेटी बन गया। अब ये कहां से एग्जैक्टली शुरू हुआ, वो स्पेगेटी है इटली का या नूडल है चाइना का, ये हमें नहीं पता। ऐसा भी कहा जाता है कि अरब ट्रेडर्स थे जिन्होंने इनफैक्ट, sorry my video may have been a little stuck, okay it's better now। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि अरब ट्रेडर्स थे जो लेकर के जाया करते थे, जो लेकर गए थे एक्चुअली सिसिली नाम की एक जगह है, आइलैंड है इटली में, वो लेकर के गए थे इस नूडल्स को एशिया से, और जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद वो स्पेगेटी बन गया। ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे आप खाने की चीजें देखोगे जो बहुत सिमिलर लगेंगी आपको। जैसे हम लेंटिल सूप बोलते हैं, हमारी दाल है इंडिया की, वो कहीं पे लेंटिल सूप है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पे पॉसिबिलिटी हमें दिखती है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है कल्चरल कांटेक्ट था लोगों के बीच में। कई सारे खाने के ओरिजिन हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जापानीज खाना, चाइनीज खाना, इंडियन खाना, मोटा मोटा कल्चर देखोगे बच्चा तो पूरे एशिया में हमें ये बहुत ज्यादा दिखता है कि बहुत ज्यादा राइस बेस्ड ईटिंग की आदत है। जैसे हम अचार खाते हैं
तो कोरिया, जापान, चाइना, ये सब जगह पे बहुत ज्यादा किमची, कोरिया में स्पेशली किमची खाते हैं, वो भी पिकल ही है, ठीक है। और वो राइस के साथ खाना या उसके साथ कुछ साइड डिशेस होना, सूपी साइड डिशेस होना, ये सब कल्चरल एक्सचेंज और सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग क्लोजली बॉन्डेड हमें दिखाता है। Then of course a lot of common food like potato, soya, groundnut, maize, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इनफैक्ट 500 साल पहले तक हमारे पूर्वजों को पता भी नहीं था इसके बारे में। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, अमेरिका में ये सब ग्रो हो रहा था, वहां से हमें पता चला और वहां से हम इसको यहाँ पर लेकर आए, कहां पर, इंडिया में। वहां से हमारे पास ये इंडिया तक पहुंचा है, ठीक है। इंडिया क्या, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में पहुंचा है, हर जगह। फिर लोग वहां से, जो वहां के नेटिव अमेरिकन से इन चीजों को ग्रो कर रहे थे, उनसे हमने सीखा और हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो potato for example has been such a huge savior because अराउंड एट दिस टाइम, जैसे आज हम शेपिंग ऑफ वर्ल्ड जो है वो समझने वाले हैं, जब 19th सेंचुरी में, और हम देखने वाले हैं यूरोप में क्या चेंजेस आए। 19th सेंचुरी तो बहुत बाद की बात हो गई, 15th, 13th, 16th सेंचुरी में यूरोप में बहुत हालत खराब रहती थी, बहुत गरीबी रहती थी। आलू ने आकर के उनकी जिंदगी बचा ली, क्योंकि आलू ने क्या किया, it was so easy to grow that people would grow it all the time and be dependent on it, the poor, the farmers। तो उनको starvation से, food shortages से, ऐसी सारी problem से आलू ने बचाया। It was the potato which had saved them। but उसमें भी उस एक चीज देखी जाती है कि ब्लाइट जो है वो फैल जाता है, एक कीड़ा, एक इन्फेक्शन फैल जाता है, सारे पोटैटो की उपज खराब हो जाती है, और उसकी वजह से आइलैंड में बहुत एक्सट्रीम एक ईयर आता है पॉवर्टी और स्टार्वेशन का, जहां बहुत सारे गरीब लोग मारे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पोटैटो पे डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा बन गई थी, ठीक है। अब इसी के साथ ये वाला पोर्शन जो है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज, ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आई डिड डिस्कस इट इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो, बट आई विल डू दैट अगेन टुडे, जहां पे हमने ये देखा था कि कैसे यूरोपियन पावर्स को पता चला कि अमेरिका वाज अ लैंड फुल ऑफ कोर्स नॉट जस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पोटैटो, टमेटो, बट ऑल्सो लॉट ऑफ मिनरल्स, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेशियस मेटल्स। पेरू और मेक्सिको में लोग भर भर के इन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन कर रहे थे और यूरोप लेकर जा रहे थे। तो अमेरिका की डिस्कवरी है जो यूरोप को डूबने से बचा देगी, उसकी गरीबी को बढ़ा करके, मतलब घटा करके अमीरी बढ़ा देगी। सो अमेरिका एंड इट्स डिस्कवरी, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेवियर फॉर यूरोप। तो इसको हम फिर से आज डिटेल में करेंगे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और उसका स्प्रेड मैंने बहुत अच्छे से समझाया नहीं था, थोड़ा शॉर्ट में समझाया था। इस पोर्शन को फिर से एक बार आज करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन and we'll start with a quick check if the pre-class activities are known and done. Now a quick reminder that we have launched the second batch on the 20th of May for you guys for 10th standard. तो बच्चे अगर अभी भी नहीं किया है, एक महीना पूरा नहीं हुआ है, तो अभी से भी सेकेंड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपके टॉप एडुकेटर्स विशाल सर, मैं, अक्षय सर, मैथ, सोशल साइंस और साइंस रिस्पेक्टिवली पढ़ाने वाले हैं आपको। 800 आवर्स के जैसा लाइव सेशन होने वाला है। आपको प्री पोस्ट क्लास एक्टिविटीज मिलने वाली हैं, आपको ई बुक्स मिलेंगी, लर्निंग वीडियोस मिलेंगे, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल इन फैक्ट चेंज योर टेक कंप्लीटली ऑन योर प्रिपरेशन। क्योंकि बेटा होता क्या है कि पढ़ाई तो सब लोग सेम जगह, सेम टीचर्स, सब कुछ सेम से कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रिपरेशन डिफरेंट कैसे हो रही है बाकी बच्चों से? हाउ विल आई बिकम डिफरेंट? द मोर आई प्रैक्टिस, द मोर एक्सपोजर आई हैव, द बेटर विल बी माई प्रिपरेशन, ठीक है। उतनी ही बेहतर मेरी प्रिपरेशन होती जाएगी, उतना बेहतर मेरे को एक क्लैरिटी आते जाएगा, और मेरी आर्टिकुलेशन एंड आंसर राइटिंग होती जाएगी, आंसर राइटिंग स्किल की डेवलपमेंट होती जाएगी। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपकी अपनी सेल्फ स्टडी में ये अचीव जर्नी जो इंपॉर्टेंस प्ले करेगी, उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। हमारा नॉर्मल स्ट्रगल यही होता है कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, और ये स्ट्रैटेजी बनाना, और वो भी टाइम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाना, आपको सिर्फ बता देना है कि आपके पास टाइम कितना है, आप डेली इनपुट कितना डालोगे, और अपने आप एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि अच्छा 25 दिन में अगर आप हर दिन ओनली 30 मिनट्स आप पुट इन कर रहे हो, तो ये 4 चैप्टर्स जो आपको लग रहा है कि आपकी
थोड़ी सी कमजोर हैं या इन पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, इनके लिए प्रॉपर आपको मिल जाएगा स्केड्यूल, रूटीन, टाइम टेबल, और आपको वो रोज फॉलो करना है। बस इतनी सिंपल सी कहानी है। आप सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी अमेजिंग हो जाएगी उसकी वजह से, राइट। और ये हमारा प्राइस पॉइंट है 1 महीने का। अगर आप लेते हो तो पर मंथ क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप 12 महीने का लेते हो तो क्या कॉस्ट आएगा, अगर आप 3 महीने का लेते हो तो क्या कॉस्ट आएगा। याद रखना, अचीव 15 कोड लगाओगे तो 15% इस पे ऑफ, और अचीव 20 लगाओगे तो यहाँ भी ऑफ मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज दिस इज सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, विच मीन्स कि भाई एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। आप सिर्फ उससे 10th की ही नहीं, आपका कोई सिबलिंग 9th में है, कोई 8th में है, कोई 12th में है, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई एनटीए के नए फॉर्म के रिजल्ट से परेशान होकर नीट की तैयारी दोबारा कर रहा है, सब लोगों को इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही पढ़ाई हो जाएगी विदाउट without paying a single penny etc एक्स्ट्रा, नॉट एटसेट्रा, एक्स्ट्रा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब सब होंगे कामयाब, बिकॉज दैट्स द होल आइडिया। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो आपको उसके साथ मिलती हैं, बाइब्लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, ये सब कुछ, ये सारे फीचर्स ऑफ लाइव क्लासेस, जर्नी, प्रैक्टिस, आई थिंक इससे अच्छा और बेहतर जो है हमारे पास नहीं है कोई भी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आप जब भी बच्चे प्री और पोस्ट क्लास के साथ अटेंड करते हो अपने एक पूरे लाइव क्लास को, आपके स्कोर में 12.62% का जो है डिफरेंस और इंप्रूवमेंट आ जाता है। दैट्स हाउ अमेजिंग द सेशंस आर एंड द प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज आर। तो इसीलिए करना जरूरी है। अब ये चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये सिर्फ बोर्ड्स में पूछा जाएगा, ये हमने पहले सेशन में कर लिया है बोर्ड्स के हिसाब से। आज हम शेपिंग ऑफ द इकोनॉमी करेंगे 19th सेंचुरी, ये 2 पार्ट्स में करेंगे। आज पार्ट 1 करेंगे हम देखेंगे कैसे यूरोप में चेंजेस आई, इकोनॉमी कैसा था पहले, कॉर्न लॉ क्या था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसा बना, टेक्नोलॉजी ने कैसे इसको चेंज किया, अफ्रीका और इंडो वेस्टर्न अफ्रीका, सब डिस्कस होगा। Now remember, करना है अगर बुक्स को कम बोरिंग, you want the books to come to life, Imbibe Lens is your tool, simple is that। तो हमारा सिंपल सा ड्रिल है, हमें पता है कि हम 3 सवालों से शुरू करते हैं हमारा सेशन, आज भी यही करेंगे। आपका सबसे पहला सवाल, What does the term Silk Route refer to? Silk Route किस चीज को रेफर करता है? ट्रेड ऑफ सिल्क, मल्टीपल ट्रेड रूट्स जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा था, सी रूट्स डिस्कवर्ड बाय यूरोपियंस इन द 16th सेंचुरी, और रोड्स बिल्ट बाय द रोमन्स फॉर देयर एम्पायर। What do you refer to when you use the term like सिल्क रूट? सिल्क रूट से हम किसे रेफर करें, क्या रेफर करना चाहते हैं हम? Okay, and we'll be back in 3, 2, 1. It will be option B, the various trade routes which were connecting Asia, Europe and Africa. If you got it right, wonderful. काफी सिंपल है, बाकी किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सिल्क कार्गोज की ट्रेडिंग इससे नहीं हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन रीजंस पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एंशिएंट टाइम्स? क्यों लोग ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रैवल करना मुश्किल था? क्या पॉसिबल रीजन है? स्केप करने के लिए, वॉर और एम्पायर बनाने के लिए, नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करके उसे कॉन्कर करने के लिए, ट्रेड, माइग्रेशन, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, नॉलेज के लिए, या स्प्रेड ऑफ डिजीज को स्प्रेड करने के लिए और अपनी मोनोपोलीज बनाने के लिए ट्रेड की? क्यों ट्रैवल करते थे लोग?
What were the main reasons people travel long distances? तो पहले भैया लोगों को ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन थी। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, अगर डिसेंटर है या परसिक्यूशन को स्केप करना है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करनी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, वन फाइनल क्वेश्चन, व्हाई वर डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स पर्टिकुलरली डेडली टू इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकन? सिर्फ अमेरिकन के लिए इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों थी ये सारी प्रॉब्लम कंपेयर टू अदर्स? बिकॉज लीथल थी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डिजीज जो है वो बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, इंडिजिनियस पीपल की इम्यूनिटी नहीं थी इन डिजीजेस के लिए, या डिजीज जो है वो म्यूटेट करके ज्यादा वर्युलेंट बन गया था, ज्यादा ही बड़ा और डिफिकल्ट बन गया था फॉर देम टू हैंडल। Why were diseases like smallpox particularly deadly to the indigenous people of Americans? तो बच्चे देखो, अमेरिका के लोग, आप देखो कोविड से हम कैसे लड़े। कोविड जब शुरू में आया था कितनी डिफिकल्टी हुई थी, वैक्सीन बना, ये सब हुआ, वैक्सीनेशन नहीं भी लिया, हम कैसे लड़ पा रहे थे। या इंडिया में स्पेशली क्या हो रहा था, हर्ड इम्यूनिटी बन रही थी, कम्युनिटी नहीं, हर्ड इम्यूनिटी फॉर्म हो रही थी कि एक झुंड की तरह हम मिलकर लड़ पा रहे थे। होता क्या है, जब भी किसी भी वायरस से, किसी भी डिजीज से हमारा एक्सपोजर होता है, तो वी आर एबल टू बिल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट इट इवेंचुअली विद द एक्सपोजर। एंटीबॉडीज बनने लग जाते हैं, आप उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को रिकग्नाइज कर लेते हो, फिर उससे फाइट कर पाते हो। अब ये वो लोग हैं जिनका कभी भी आमना सामना ऐसी किसी बीमारी से हुआ ही नहीं। जैसे अगर हमारे बीच में फिर से कोविड को रीइंट्रोड्यूस किया जाए तो इट विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट एज इट डिड बैक एट दैट टाइम इन द बिगिनिंग। बट जब पहली बार किया गया तब हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी, तो सबकी हालत खस्ता हो गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी लोगों की इम्यूनिटी बिल्ड नहीं थी, क्योंकि ये आइसोलेशन में थे, इनको बाकी पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं थे, इनको ना इनको पता था कि हम एग्जिस्ट करते हैं, ना हमें पता था ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका एक्सपोजर कभी इस बीमारी से हुआ ही नहीं, और इसको फिर क्या किया, बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यूरोपियन पावर्स ने, जो अब चाहते थे कंट्रोल लेना इस पे। ठीक है, तो अब देखो, आज अगर डिनर बना है, ऑल यू नीड वर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अ शॉप। मुझे अगर खाना बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक दुकान में जाना है और उस दुकान से क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स उठाने कि अच्छा टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, पनीर चाहिए, टोफू चाहिए, हल्दी, नमक, के वो, दूध, क्रीम, आटा, चावल, जो भी मैंने उठा लिया। अब ये देखो, जो हम वहां पे चावल उठा रहे हैं वो वियतनाम में ग्रो हो सकता है, बटर न्यूजीलैंड से आया हो सकता है, चीज इटली से आया हो सकता है, टमेटोज लोकली ग्रोन हो सकते हैं, लेकिन बेचने वाला हो सकता है एक बांग्लादेशी हो, और आप एक मशीन यूज करो जो चाइना का बना हो, कुछ इंडियन हो, है ना, गैस इंडियन है, इंसान इंडियन है बनाने वाला। लेकिन योर डिनर इज जस्ट अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दैट रन्स इन आवर वर्ल्ड टुडे। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड हो गया है, दुनिया ऐसी हो गई है कि कुछ भी एक जगह का एक जगह पे नहीं है, सब इंटरमिक्स्ड हो चुका है, हम सब मिक्स हो चुके हैं आपस में। बट वेयर एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज 19th सेंचुरी से कहीं ना कहीं बिगिन होती है। कैसे होती है, व्हाट लीड्स टू दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। बट वेल, अगेन एज आई टोल्ड यू, मैं थोड़ा कॉन्क्वेस्ट वाले पोर्शन से बिगिन करूंगी। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट वाले पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। गिव मी जस्ट अ क्विक सेकंड टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, हाँ जी। तो बच्चे, होता ये है कि अमेरिका की जब डिस्कवरी होती है तो लोगों ने साथ साथ ये भी डिस्कवर किया कि इस जगह पे बहुत ज्यादा, बहुत कुछ है, बहुत रिसोर्सफुल है। एक मिनरल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, और भी मेटल्स है जो आपको प्रेशियस मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, अलग अलग तरह की चीजें ग्रो कर रही हैं, जैसे पोटैटोज ग्रो कर रहे हैं। इनको हम ले जाकर के यूरोप में स्प्रेड कर सकते हैं, इससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं, इसको हम बस सीधा सीधा एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने देश में। तो यूरोपियन सेलर्स ने 16th सेंचुरी में
सी रूट भी आइडेंटिफाई कर लिया था। अब कहां पे होता है, एशिया से अमेरिका। तो बेसिकली नॉट एशिया से अमेरिका, यूरोप ने आइडेंटिफाई किया दो रूट्स, एक एशिया की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ, और एक अपने वेस्ट की तरफ यानी कि अमेरिका की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ, सी रूट जब आइडेंटिफाई हुआ, सी रूट ने डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दिया, रिड्यूस, बिल्कुल ही कम कर दिया, जो कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा हुआ करती थी। देखो जब तक डिस्टेंस ज्यादा होगा, ट्रैवल करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लोग कम ट्रैवल करेंगे, बट ये डिस्टेंस जब घट जाता है, ट्रैवलिंग जो है आसान हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, ज्यादा एक्सेसिबल बन जाती है जगह। इंडियन ओशन इस वजह से बिल्कुल हसल बसल में रहने लग गया, यानी कि हमेशा ही वहां पे कोई ना कोई वेसल, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कार्गो जो बहुत ज्यादा सामान लेकर के इस तरीके से जा रहा हो, दिखाई देने लग गया था। गुड्स जाते थे, उसमें सामान जा रहा होता था, लोगों के लोग जा रहे होते थे, लोगों के साथ उनका नॉलेज, कल्चर, कस्टम, सब कुछ उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा था, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक देश से दूसरे देश, इस तरीके से। और इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैंने आपको पिछले सेशन में भी ये जब बताया था तो आपको समझाया था, क्लास 9th में जब हमने इंडिया साइज और लोकेशन चैप्टर 1 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ना कि कैसे इंडिया की जो आपकी वो है प्लेसमेंट है, लोकेशन है, वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है, सेंटर में है, एशिया में साउथवर्ड एक्सटेंड करता है, इतना बड़ा वाटर बॉडी आ जाता है, इस तरफ हम अफ्रीका से कनेक्ट कर सकते हैं वाटर के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, एशिया से कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से कर सकते हैं, यूरोप से भी कर सकते हैं, वेस्ट एशिया से भी कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से। तो हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है, पूरा इंडिया का जो पोर्शन है, उसने इस ट्रेडिंग नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑल्सो बिकॉज वी काइंड ऑफ यूज टू लाई इन द सेंटर ऑफ इट ऑल। So European entry in the Indian Ocean expanded or redirected some of the trade flows to Europe. ठीक है, यानी कि पहले ट्रेड फ्लोज जो हैं वो बहुत लिमिटेड थे, एशिया की तरफ थी, बट जब यूरोपियंस एंटर करते हैं इंडियन ओशन में, तो अब यूरोप की तरफ फ्लो होने लग जाएगा, यूरोप की तरफ चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। अब अमेरिका इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यूरोप के अपलिफ्टमेंट में, यूरोप की कहानी चेंज करने में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देखो बेटा, अमेरिका हमेशा से काफी आइसोलेटेड रहा था, ठीक है, अमेरिका हमेशा से अपनी जगह पे रहा था, जैसा होना था रहा था वैसा था, ठीक है, मिलियंस ऑफ इयर्स तक उसके डिस्कवरी के आप देखोगे कि वो अपने हिसाब से चलता रहा। लेकिन 16th सेंचुरी में जब डिस्कवरी हो गई, 1492 में 15th सेंचुरी के एंड में हो जाती है डिस्कवरी, ऑफ 16th सेंचुरी में लोगों को पता चल जाता है कि अरे अमेरिका नाम की कोई चीज है, अमेरिका नाम का की एक जगह है, बड़ी रिसोर्सफुल जगह है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूरोपियन पावर्स को अपनी कमी का पता है, अपनी क्या चीजें नहीं है उनके पास, इस बात का पता है। अब वो अमेरिका और उसके वास्ट लैंड्स में पहुंचना शुरू करेंगे, क्योंकि क्रॉप्स में रिच है, मिनरल्स में रिच है, और ये उनकी जिंदगी बदलेगा, क्योंकि अमेरिकन के पास ना कोई टेक्नोलॉजी, ना मॉडर्नाइजेशन, ना अवेयरनेस है, ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना वो इनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। So Europeans can easily take over America and that's exactly what they will do. ये जो precious metal है, जैसे खास करके सिल्वर, पेरू से बहुत निकाला जाता था, मेक्सिको बहुत रिच था इस चीज में, और यूरोप ने इसी चीज को जो है फाइंड आउट कर लिया था, और अपने पूरे ट्रेड को फाइनेंस करने लग गया था आपके with Asia with the help of the money that they used to get from here. So understand what's happening. बेटा देखो, तुम्हें अगर किसी से सामान खरीदना भी है, तुम बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। तो अभी तक यहाँ यूरोप से जो ट्रेडिंग इधर एशिया से चल रही थी, वो फिर भी काफी हद तक लिमिटेड थी, या अपना भरपूर इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वर कंस्ट्रेन्ड ऑन मनी। यूरोप की हालत इस वक्त बहुत बुरी हुआ करती थी। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, इन्होंने ये जगह ढूंढ ली, ये पूरा डिस्कवर होता है। ये आना चाह रहे थे यूरोप से, यहाँ पे ऐसे करके पहुंचना चाह रहे थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वैसे करके यहाँ पहुंच जाते हैं, ये दिक्कत हुई थी। बट दिक्कत ये एक्चुअली अमेरिकन के लिए हुई, यूरोपियंस के लिए तो दिस वाज द मोस्ट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो ऑल द ट्रेड दैट वाज हैपनिंग विथ इंडिया वाज स्टिल लिमिटेड, बट द मोमेंट दिस गॉट डिस्कवर्ड, यहाँ से मेक्सिको, पेरू, वेरेवर, जहां से उनको जो सामान मिल रहा था उसको कलेक्ट कर रहे थे यूरोपियंस अपने लिए।
तो आपका गोल्ड, सिल्वर और भी मेटल्स, इससे क्या हुआ, इससे फ्री का कहीं ना कहीं पैसा उनको मिल गया, क्योंकि यहां से तो कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है ना, कोई रोक नहीं रहा है, कोई पैसे नहीं ले रहा है, उनकी अपनी जागीर बन गई है वो। तो ये सारे प्रेशियस मेटल्स वो यहाँ से लेते थे अभी तक, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को वो फिक्स नहीं कर पाए थे। तो इन प्रेशियस मेटल्स की मदद से उन्होंने चाइना, एशिया का बाकी पोर्शन, इंडिया, इनसे और ज्यादा ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। और उसको फाइनेंस कहां से कर रहे थे, अपने पैसों से जो वो अमेरिका से ला रहे थे। इनफैक्ट अमेरिका को लेकर के तो भाई लोगों के दिलों में इतनी सारी नई नई तरह के ख्यालात और बातें थी कि जिसका कुछ कहा ही नहीं जाता है। लेजेंड्स यही मानते थे 17th सेंचुरी के कि साउथ अमेरिका में ना एक फेबल्ड यानी कि कहानियों वाली एक सिटी है, जो कई सारे लोग सच मानते थे। वो कहानी भले रही होगी, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि लोग कहते थे कि अरे इस राजा का एक खजाना था, ये कहीं छुपा होगा। कई बार वो सिर्फ एक कहानी रहती है, बट कई बार सच बात ये निकलती है कि एक्चुअली खजाना था, वाकई में खजाना एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, तो ये न्यूज स्प्रेड होती है कि अमेरिका में एक फेबल सिटी है जिसका नाम एल डोराडो है। एल डोराडो का मतलब ही होता है सिटी ऑफ गोल्ड। तो कई सारे लोग एक्सपेडिशंस अपने उठा करके चल पड़ते हैं अमेरिका की तरफ उस सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि सोचो भाई एक शहर पूरा सोने से बना मिल जाएगा। आपने अगर एक दीवार भी निकाल ली तो कितना सोना, कितने पैसे आपके पास आ गए, आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो इस चक्कर में अब लोगों को क्या करना था, यूरोपियंस ने ढूंढना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए अमेरिकन को उनको पिक्चर से बाहर निकालना था, बहुत ज्यादा उनको डोमिनेट करने की जरूरत थी। तो कई सारे नेटिव अमेरिकन इस वजह से बहुत सफर करने लग गए, क्योंकि उनको इंस्लेव कर दिया गया था, फोर्स कर दिया गया था कि तुम ही ढूंढो, मतलब हम आएंगे पावर बन करके। वो बेचारे अमेरिकन जिनकी अपनी जमीन थी, जिनको शायद एल डोराडो के बारे में पता भी नहीं होगा, बट ये यूरोपियंस वहां पहुंच करके उनको फोर्स कर रहे हैं कि खोदो जमीन, ढूंढ कर निकालो हमारे लिए। उनसे ही सारी आपकी समझो कि लेबर कराना, ये सब कुछ कराना उनसे ही कराया करते थे। अब उनको कंट्रोल में कैसे लिया इन्होंने, उनके पास अपने कुछ तो बेसिक ही सही बट वेपन्स रहे होंगे। अब चलो ये मान सकते हैं कि इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे और इससे वो आराम से उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, बट दैट वाज नॉट द रीजन। पोर्तुगीज और स्पेनिश ने बहुत ही ईवल तरीके से नेटिव अमेरिकन के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश की। बच्चे देखो होता क्या है कि अगर मैंने अपने किसी बंदे को भेजा है आर्मी का सोल्जर बना करके, या मतलब मिलिटेंट बना के कि तुम जाकर वहां कंट्रोल करोगे, तो मेरे सोल्जरों हेल्प मी, मेरा फोर्स तुम हो, तुमको मैंने एक बंदूक दी है, इस बंदूक से जाओ कंट्रोल करो उनका स्प्रेड, उनको स्प्रेड नहीं करने देना है, और उनको हमें फोर्स करना है कि वो उल्टा हमारे लिए काम करे और हमें सारा कुछ ढूंढ कर दे। लेकिन ये हो सकता है ना कि जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां अमेरिकन के पास, क्योंकि खुद के पास बहुत पैसे वैसे थे, उनको पता था उनके पास कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज है, वो ज्यादा मतलब दे वर द ओनर्स ऑफ द रिसोर्सेज, दे वर अवेयर ऑफ वेयर इट वाज, दे वुड ऑलवेज हैव प्लेंटी ऑफ इट एंड मोर ऑफ इट देन यूरोपियंस, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। तो वो पैसों से इन लोगों को खरीद सकते थे, क्योंकि इनको भी तो पैसे मिले तभी तो वो बंदूक उठाकर उनको मारने जाने। उनको कोई खास देशभक्ति के लिए ऐसा करने का शौक नहीं छिड़ा था, बिकॉज दिस फाइट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस की बाउंड्री प्रोटेक्शन, नेशन प्रोटेक्शन, पेट्रियोटिज्म, इसकी नहीं थी। इट वाज अबाउट कॉन्करिंग। तो ये जब लोग अपने लोगों को भेज रहे हैं अमेरिका, तो वहां पे एक हमेशा डर रहता है कि आपकी बंदूक जो आप सामने वाले पे पॉइंट करा रहे हो वो कभी भी आपके ऊपर ही टर्न कर सकती है, सामने वाले के ऊपर से आपके ऊपर टर्न कर जाएगी अगर उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए आपके लोगों को, उनको हायर कर लिया, यानी कि आप खतरे में आ जाओगे। तो पोर्तुगीज और स्पेनिश ने जब कोलोनाइज करना शुरू किया अमेरिका मिड 16th सेंचुरी में, यानी कि मिडल ऑफ 1500s, 1540s, 1550s, 1560s, तो उन्होंने इस बात की अवेयरनेस बहुत ज्यादा दिमाग में रखी कि भैया ये जो बंदूकें हम उठवा रहे हैं उनके अगेंस्ट ये कभी भी हमारी तरफ मुड़ सकती हैं, अगर ये हमारी तरफ मुड़ जाएंगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो स्पेनिश कॉन्करर्स ने क्या किया, उन्होंने सबसे पावरफुल वेपन इस्तेमाल किया जो उनके अगेंस्ट कभी भी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था, जिससे वो हमेशा से पहले से सेफ गार्डेड और प्रोटेक्टेड थे, विच वॉज अ बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, ये एक क्या था, बायोलॉजिकल वेपन था। ऐसे कई सारे डिजीजेस थे जिससे हम इम्यून हो चुके थे, अगर हमें एक बार हो चुका है या हमें वैक्सीनेशन पड़ चुकी है तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन वो नेटिव अमेरिकन नहीं थे, क्योंकि उनका एक्सपोजर इनसे कभी नहीं हुआ था। तो इन्होंने इस एक पावरफुल जर्म को अपने वेपन की तरह इस्तेमाल किया, जिसको कभी भी किसी भी हालत में इनके अगेंस्ट नहीं यूज किया जा सकता था, जैसे कि स्मॉल पॉक्स।
अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, इम्यूनिटी नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि वो बहुत आइसोलेशन में रहे थे, तो स्मॉल पॉक्स ले जाकर के स्प्रेड कर दिया जाता है अमेरिका में स्पेनिश और पोर्तुगीज के द्वारा। अब वहां के बेचारे जो लोकल लोग थे उनमें पूरा स्मॉल पॉक्स स्प्रेड कर जाता है और पूरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड कर जाता है। इट वाज कंटेजियस, इट वाज डेडली, इट वाज लीथल एंड दे वर नॉट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इट। सो दीज यूरोपियंस सफर्ड, सॉरी दीज अमेरिकन्स suffered bitterly, they lost a lot of their people, और वो इतने कमजोर हो गए अब इसके बाद कि उनके अंदर ना नंबर्स में, ना हेल्थ वाइज, ना स्ट्रेंथ वाइज ताकत बची यूरोपियन से इस चीज पे फाइट कर पाने की। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, यूरोपियंस आराम से सिचुएशन का फायदा उठा पाएंगे और अपने कॉन्क्वेस्ट को फैसिलिटेट कर पाएंगे यूरोप का इन अमेरिका, एंड दे विल टेक एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। So the question is, America's original inhabitants had no immunity against what? Okay, and we'll get back and the correct answer would be, तो अभी अभी हमने देखा उन्होंने बायो वेपन यूज किया था और ये बायो वेपन कौन सा था, स्मॉल पॉक्स का था। ठीक है, तो क्या स्प्रेड कर देंगे, ये स्मॉल पॉक्स स्प्रेड कर देंगे और फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अब यहां से बात समझने की है, 19th सेंचुरी तक भूखमरी, हंगर, गरीबी ये भरी हुई थी पूरे के पूरे यूरोप में, लेकिन अमेरिका जो है उनकी जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी बदल देता है। आप ऐसा समझो कि हम कई सारे कॉलोनी में ऐसे फैमिलीज थे जिनके पास बहुत गरीबी, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, किसी तरीके से खर्चा चला रहे थे, लेकिन एक रिच फैमिली आती है, अब वो हर दिन लोगों का डिनर और लंच इसको स्पॉन्सर करती है, तो खाने पीने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि किसी और के पास पैसा है बट वो पैसा हमारे काम आ पा रहे हैं। तो 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी, हंगर बहुत कॉमन था यूरोप में। अब आप कहोगे मैम 16th सेंचुरी में डिस्कवरी हो गई थी तो 19th सेंचुरी क्यों, क्योंकि वहां से यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगा। 16th सेंचुरी में अमेरिका की डिस्कवरी मतलब 15th सेंचुरी में हुई, 15th के एंड में हुई थी बिल्कुल। 16th सेंचुरी तक लोगों ने एक्सप्लोर किया, अमेरिका को समझा और धीरे धीरे अब वहां से लेना शुरू किया है। 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में लेते जाएंगे और फिर धीरे धीरे इनकी सिचुएशन चेंज होती जाएगी। 19 में तो काफी हद तक हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे कि 19th सेंचुरी तक भी पॉवर्टी, हंगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा था आपका फॉर यूरोप, लेकिन वो एकदम से इसे बदल देंगे और चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेडली डिजीजेस स्प्रेड हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। 18th सेंचुरी और उसके पहले से ही चाइना, इंडिया जो है बच्चे वो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में आते थे। दिस इज व्हाई वी यूज्ड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। इसीलिए इतनी ज्यादा फॉरेन एक्सपेंशन और जो फॉरेन इन्वेजन है इंडिया में हुई है। अब देखो हमारा हिस्ट्री, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, महमूद ऑफ गजनी, ये सब क्यों आ रहे थे हमारे यहाँ? ये सब आ रहे थे क्योंकि इनको पता था कि ये एक देश है जिसके पास बहुत पैसा है, तो लूटो। इसीलिए 15th सेंचुरी में चाइना जो है उसने बोला कि भैया हमारा हो गया है, ठीक है, हमने काफी ट्रेडिंग वेडिंग कर ली, अब हम इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, और वो आइसोलेशन में गए, वो अब अपना इंटरनल डेवलपमेंट करने लग गए थे। चाइना के रिड्यूस्ड रोल से क्या हुआ, बैलेंस बना। देखो इधर से चाइना ने बोल दिया हमें ज्यादा नहीं करना है, इंडिया फिर भी ट्रेडिंग में लगा रहा, बट चाइना ने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, तो ओवरऑल जो वेटेज इस तरफ था वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यूरोप जो है यहाँ पे उसको एक अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई है। कहां से मिल गई है? अमेरिका से।
तो अगर इसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती तो बहुत ज्यादा और दिक्कत होती यूरोप को, लेकिन अब इनको अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई, और वो भी ऐसी कि वो यहाँ पे फर्दर मनी ऐड ऑन कर रहा है, रिसोर्सेज जो है वो ऐड ऑन कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है। तो चाइना का रोल घट गया, अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इसकी वजह से यूरोप को इस कदर मदद मिली कि आने वाले सेंचुरीज में यूरोप जो है वो बहुत प्रोडक्शन करेगा, और पूरा ट्रेड सेंटर जो है वो वेस्ट की तरफ, एशिया हमारा ईस्ट में आता है, उससे यूरोप, और यूरोप से अमेरिका, यानी कि वेस्टवर्ड बाउंडेड हो जाएगी जो पूरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी। और यूरोप मेजरली नए ट्रेड सेंटर की तरह उभरेगा। अमेरिका पूरा क्यों नहीं उभरेगा? क्योंकि अमेरिका में ये करने वाले लोग तो यूरोपियंस ही थे, वो यूरोपियंस थे जो ये सब कुछ मेक पॉसिबल करा पा रहे थे, अमेरिका में वहां की चीजों को यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली हैड हैपेंड। आयरिश पोटैटो फेमीन को याद रखना, कई सारे बच्चे जो है आपके पोटैटोज का पूरा पूरा जो वो है फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है आइलैंड में। और ये 1845 से के अराउंड की बात होती है, यानी कि 19th सेंचुरी की ही बात है। और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। दैट वाज द अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी दैट दे हैड ऑन दीज पोटैटोज दैट वर बीइंग ग्रोन। उस पे ही सर्वाइवल चलती थी गरीब लोगों की, और जब पोटैटोज डिस्ट्रॉय हो गए तो सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ गया। ठीक है, वैसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी आपको याद रखना है, जो आपको यूरोपियंस ने किया था ऑन द अमेरिकन, जहां पे उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, स्मॉल पॉक्स को यूज किया, और नेटिव्स को उससे जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि वो अपना टाइटल, अपनी जो रुतबा है, अपना जो पावर है, उसको अपने पास बनाए रखे। ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, अंटिल 19th सेंचुरी बहुत भूखमरी, बहुत हंगर, बहुत कुछ था अब इसकी वजह से यूरोप से कई सारे लोग निकल रहे थे। कई सारे लोग निकल रहे थे क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। कई सारे लोग रिलीजियस डिसेंटर्स थे। डिसेंटर का मतलब मैंने आपको बताया, जो रेगुलर सिस्टम चल रहा है, एस्टैब्लिश बिलीव्स और प्रैक्टिसेस चल रही हैं, कोई जो उसे एक्सेप्ट ना करे, चैलेंज करे, डिसएग्री करे, उसे डिसेंटर कहते हैं। और डिसेंटर्स को पहले टॉलरेट नहीं किया जाता था। ये फ्रीडम और ये सब बातें नहीं होती थी, या तो तुम फॉलो करो या तो तुम्हें मार दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों की वजह से, भूखमरी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कई सारे लोग यूरोप से जो है आप देखोगे अमेरिका चले गए थे 18th सेंचुरी के अराउंड पे। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट 18th सेंचुरी में कई सारे प्लांटेशन वर्कर्स थे जिनको स्लेव दिया गया था अफ्रीका में। हमने स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ा हुआ है, फ्रांस चलाता था स्लेव ट्रेड, उसमें अमेरिका भी हिस्सेदार था, और अमेरिका में इनकी ही कॉलोनीज थी। तो अफ्रीका से कई सारे स्लेव्स को ला करके कॉटन, शुगर, ये सब कुछ ग्रो कराया जाता था, और यूरोपियन मार्केट पूरा पूरा इनकी वजह से ही ग्रो हुआ था। पूरा क्रेडिट ऑफ यूरोपियन मार्केट ग्रोइंग एंड गेटिंग प्रॉस्परस गोज टू देम। इनफैक्ट 18th सेंचुरी तक, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक चाइना ने बैकआउट नहीं किया था, चाइना ने जब बोल दिया कि भैया अब 15th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे वो अपना ट्रेड कम करने लग गए, 18th सेंचुरी में काफी बंद कर दिया, लेकिन तब तक जो है यूरोप की ग्रोथ की और ग्रेजुअल मूवमेंट की और उस तरफ ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मूव करने की कोई भी चांसेस ज्यादा दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, पूरी दुनिया एकदम से बदलती है, एक नया सिस्टम शुरू होता है। अभी ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी बच्चे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया सिस्टम आएगा, एक नया रिवोल्यूशन आएगा। तो चाहे वो इकोनॉमी हो, कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, सब चीजों पे इसका असर आएगा। हर एक तरीके से एडवांसमेंट होगी, हर एक तरीके से आप देखोगे कि कुछ नया ब्रिंग इन हो रहा है, कुछ नया डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो 19th century will come up with a lot of changes which will be bound by multiple factors which will affect everything, all the factors which will all together interact in a very very complex way, जो transform करेंगी, reshape करेंगी society को, उनके internal relation को, external relation को। ठीक है, अब इस वक्त क्या है, हम 3 flows define करेंगे। flow का मतलब क्या है, मूवमेंट्स कैसे कैसे हो रही थी। तो 3 मेजर तरीके के फ्लोज जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो एक्सचेंज होते थे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो फ्लो करता था, चलता था, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं 3 तरीके के फ्लो। पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है, दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, और तीसरा है फ्लो ऑफ मनी या मूवमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि क्या 3 चीजें मेजरली मूव कर रही हैं, ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग में कपड़े, खाना,
अलग अलग कमोडिटीज, ये सब ट्रेड हो रहा है, ठीक है, सर्विसेज भी बहुत हद तक। तो फ्लो ऑफ लेबर में क्या होता था, मूवमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ क्लोथ्स, फूड एटसेट्रा वाज डन, ठीक है। सेकेंड फ्लो था लेबर का। अब जैसे भैया पावर्टी इतनी एक्सट्रीम चल रही है यूरोप में, तो लोग काम ढूंढने दूसरी जगह तो जाएंगे। सो माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर लाइफ, फ्रीडम, या फिर टू गेन नॉलेज और टू एक्सप्लोर religion. For these purposes people also used to move from one place to the other, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के सर्च में। तीसरी मूवमेंट क्या होती थी, तीसरी मूवमेंट होती थी आपके इन्वेस्टमेंट्स की, पैसों की, कैपिटल की, क्योंकि ट्रेड चल रहा है। तो ट्रेड के साथ साथ हमें बहुत अच्छे से पता है कि लोग जो है पैसे भी वो भी मूव कर रहे होंगे। तो गुड्स, labor migration and capital, these were the three things which were basically moving and migrating in and around Europe at 19th century, not Europe, world में हो रहा था, ठीक है। ये सारे जो फ्लोस है बच्चे, ये आपस में बहुत इंटरडिपेंडेंट थे, एक दूसरे से बहुत जुड़े थे। नेचुरल सी बात है, ट्रेड हो रहा है इसीलिए लेबर रिक्वायर्ड होगा। ट्रेड हो पा रहा है क्योंकि कैपिटल मूवमेंट है, ट्रेड की वजह से और ज्यादा कैपिटल मूवमेंट होगा, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट हो रहा है तो लोग उस कैपिटल को अर्न करने के लिए लेबर भी मूव कर रहे हैं। दैट्स हाउ एवरीथिंग वाज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड। कभी कभी ये ब्रेक होता था इंटरकनेक्शन, अलग अलग भी चीजें काम करती थी, जैसे कि लेबर माइग्रेशन जो है वो कई बार जो है रिस्ट्रिक्टेड था गुड्स और पैसों के फ्लो पे, लेकिन फिर भी हमें समझ आएगा कि it was better to have the look at all together। कहीं कहीं आइसोलेशन में भी कोई फ्लो चला है कि बिना लेबर और कैपिटल के ट्रेड एग्जिस्ट किया है, लेबर का फ्लो बिना ट्रेड और कैपिटल के एग्जिस्ट किया है। लेकिन जब आप देखोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टडी ऑल ऑफ देम टुगेदर इन द सेम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस फ्लो। लेबर माइग्रेशन कई बार हमने देखा है सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, उनका नेसेसरली ट्रेड एंड गुड्स और कैपिटल से कुछ लेना देना ज्यादा था नहीं। तो हम आइसोलेशन में भी इन पॉइंटर्स को देख सकते हैं बट देखेंगे नहीं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब वर्ल्ड इकोनॉमी की जब हम कर रहे हैं बात, तो एक 19th सेंचुरी में नई इकोनॉमी फॉर्म होगी, एक नई सोसाइटी फॉर्म होगी, एक नई दुनिया, एक नया वर्ल्ड ऑल टुगेदर बनेगा। एक अच्छा तरीका अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पैटर्न जो चेंज हुआ, यानी कि हाउ डिड द वर्ल्ड चेंज, इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर लुक एट इट, लुक एट इट एंड बी लाइक, ए दिस इज व्हाई इट चेंज, oh I can see what the shift happened, right? So a good place for us to begin with and to identify the pattern where the shift started happening would be to look at the food production। किस तरीके से खाना प्रोड्यूस हो रहा था और कैसे कंज्यूम हो रहा था, क्या खाना प्रोड्यूस हो रहा था और क्या कंजम्पशन हो रहा था, ये देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ब्रिटेन का लेंगे टू बिगिन विथ, ठीक है। नॉर्मली आप ये देखोगे कि ज्यादातर देशों को क्या चाहिए होता है, चाहे वो आज हो या पहले हो, एवरी कंट्री वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट। दिस इज अ टर्म दैट वी हैव हर्ड बिफोर, दैट वी हैव बीन हियरिंग आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू विल ahead in future as well। किसी से भी बोलो तो बोलेंगे कि अरे हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो इंपोर्ट कुछ करने के लिए हो। हम चाहेंगे कि सारा प्रोडक्शन हमारा एज मच एज पॉसिबल सिर्फ हमारे लिए कम से कम होता रहे। हमें जितना खाना चाहिए, जो वैरायटीज का खाना चाहिए, जो कपड़े चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो हम खुद ही प्रोड्यूस कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम करोगे, दूसरी जगहों पे कम करोगे, उतना आप स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ज्यादा आपका इंपोर्ट कम होता जाएगा, उतना ज्यादा आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो 19th सेंचुरी के अराउंड या उसके पहले भी ट्रेडिशनल चीज यही देखी जाती थी कि लोग चाहते थे कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहे। लेकिन ब्रिटेन जो है वो बड़ा डिफरेंट उसकी कहानी निकल कर आती है। उनके लिए सेल्फ सफिशिएंसी जो है, यानी कि अगर वो इनफ फूड प्रोड्यूस करें जो उनके अपने लोगों के लिए काफी, उनको दूसरों जगह से खरीदना ना पड़े, इससे उल्टा असर हो रहा था। वो रिच होना, लोगों के पास पैसे बढ़ना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होना, ये अचीव नहीं हो पा रहा था, उल्टा हो जा रहा था। सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने से
उनकी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जा रही थी, लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जा रही थी, लोगों के बीच में लड़ाइयां, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जा रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था? ब्रिटेन का केस हमेशा ही यूनिक क्यों होता है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा था हमने कि ब्रिटेन का केस बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसा क्यों है? तो बच्चे, मूवमेंट ऑफ कैपिटल हमें समझ आ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड करते थे। इसमें फ्लोज जो है सब बहुत इंटरकनेक्टेड थे, जो लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते थे। लेबर माइग्रेशन कई बार रिस्ट्रिक्शन से फेस करता था कंपेयर्ड टू गुड्स एंड कैपिटल फ्लोज। नेचुरली लोगों का मूव करना ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में अब हम समझने वाले हैं कि ब्रिटेन में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना कैसे उनके लिए डिफिकल्ट हो गया, और क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है कि उन्हें लगा कि यार दूसरों से खाना ले लो वही बेटर है, अपना खुद का प्रोड्यूस मत करो। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो देखो बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमें आराम से पता है पूरे यूरोप में हो रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रही थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, एक्सट्रीम हंगर की सिचुएशन, हमने हंगर और स्टारवेशन का सिचुएशन 18th और 19th सेंचुरी में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने समझा है कि इन जनरल पूरे यूरोप में पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो रहा था, लेकिन फ्रांस में भी बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हुई, जिसकी वजह से रिवोल्यूशन हुआ। यानी कि दिस वाज अ जनरल सिनेरियो इन द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप बैक एट दैट टाइम, इंक्लूडिंग ब्रिटेन ऑल्सो। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो लेट 18th सेंचुरी में हुई, यानी कि लेट 1700s अर्ली 1800s इनके अराउंड हुई, उसकी वजह से नेचुरली जैसे फ्रांस में खाने की डिमांड बढ़ी थी, ब्रिटेन में भी खाने की डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको यह भी याद रखना है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, खाने की डिमांड बढ़ी है, बट ब्रिटेन इज अ प्लेस विच इज ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड बाय नाउ। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बढ़ रही है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, नए सिटीज और टाउन्स आ रहे हैं, नए सिटीज और टाउन्स धीरे धीरे और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और जो डिमांड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बनेगा इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी बढ़ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि इन शॉर्ट हम क्या समझ रहे हैं? खाने की कमी है तो रेगुलर इंसान को खाना चाहिए, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल में मास प्रोडक्शन करना है, उनको भी फूड ग्रेन्स चाहिए। फूड ग्रेन्स और इन चीजों की सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा? उस चीज की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। जैसे कोविड में ऑक्सीजन अगर हमारे पास गुड अमाउंट में भी था, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ी हुई थी, लोगों ने जानबूझकर सप्लाई कम कर दिया ताकि महंगी बेच सके उसे। क्योंकि डिमांड जब बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई थोड़ा भी कम होता है, तो उस कमोडिटी की प्राइस के लिए लोग कुछ भी पैसे देने को तैयार होते हैं। अब यहाँ पे ये सेम चीज होती है ब्रिटेन में, प्राइसेस जो है वो बढ़ने लग जाती हैं ग्रेन्स की बहुत ज्यादा। अब बच्चे देखो, ग्रेन्स की प्राइसेस अगर बहुत बढ़ने लगेंगी, वो कब बढ़ेंगी? क्योंकि अंदर ब्रिटेन के इनफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोग जो भी बेच रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा महंगा बेचेंगे। अब उससे क्या होगा? जो जनरल जनता खाना खरीदना चाहती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट सामान खरीदना चाहते हैं, उनको दिक्कत होने लग जाएगी। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे प्रेशर बनने लग जाता है। जो बड़े बड़े रिच लोग थे, मतलब जिनके पास जमीनें थी बहुत बड़ी, लैंड लॉर्ड्स थे, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट कम एक्चुअली लैंड ग्रुप्स जो थे, जो बड़े फार्मर्स, लैंड ओनर्स, प्रॉपर्टी ओनर्स, इनको ये बहुत अच्छा मौका दिखता है। इनको लगता है कि अगर हम हमारी जमीन पे इन फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और इनको हम बेचते हैं, तो जो क्योंकि जो प्राइसेस पे ये बिक रही है, हमारा प्रॉफिट बहुत होगा, हमें बहुत पैसा मिलेगा। तो इन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। इन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि आप जो भी खाना इंपोर्ट कर रहे हो वो बंद कर दो। आप इस शॉर्टेज को मीट करने के लिए बाहर से खाना मंगाते हो और वो फिर महंगे दामों पे बिकता है, और प्रॉफिट उन लोगों को कहीं ना कहीं जा रहा है जो देश के बाहर है। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि हमें ही ग्रो करने दो, बाहर से खाना मत मंगाओ, हम महंगाई बेचना है तो हम बेचेंगे यार, हम टेक केयर करेंगे। तो ये लैंड वाले ग्रुप्स, जो लैंड ओनर्स एंड प्रॉपर्टी ओनर्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशर डाला कि वो रिस्ट्रिक्शन डाल दे इंपोर्ट ऑफ कॉर्न पे। और कॉर्न सिर्फ कॉर्न नहीं है, एनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज बीइंग बॉट फ्रॉम डिफरेंट नेशंस एंड बीइंग ब्रॉट टू ब्रिटेन टू सफाइस द डिमांड्स, टू बी एबल टू मीट द डिमांड्स। ठीक है, अब ये बात गवर्नमेंट ने मान ली, सरकार ने कहा ठीक है, तुम्हें चाहिए कि हम इसको बंद कर दे तो हम इसको बंद कर देते। उन्होंने बंद कर दिया। अब इस लॉ को कहते हैं कॉर्न लॉ।
ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्न लॉ। अगेन कॉर्न का मतलब यहाँ पे सिर्फ मकई नहीं है बच्चों, कॉर्न का मतलब हमारा है एनी काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स दैट पीपल नीडेड। तो इस लॉ से गवर्नमेंट ने ये किया, जिसे कॉमनली कॉर्न लॉ किया कहा जाता है, कि उन्होंने बाहर से इंपोर्ट बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, सारा प्रोडक्शन ब्रिटेन में अंदर कंट्री के हो रहा है बाय दीज बिग लैंड ओनर्स एंड फार्मर्स। इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया है इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन यही कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए, अब ये महंगे महंगे दामों पे बेच रहे हैं। अब इतने हाई प्राइसेस पे अगर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट? आपका ज्यादातर पैसा तो रॉ मटेरियल में चला जाएगा। साथ ही साथ जो अर्बन ड्वेलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको समझ आ रहा था कि इस कॉर्न लॉ की वजह से उनको रेगुलर खाने को इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। जब डिमांड कम था तब महंगाई बड़ी अलग बात है, लेकिन अब ये पर्पसली किया जा रहा है बाय दीज लैंडेड फार्मर्स एंड ओनर्स। तो उन्होंने फोर्स करना शुरू किया गवर्नमेंट को अपनी तरफ से। अब दूसरी तरफ से फोर्स आ रहा है जो गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हम बहुत ही नाखुश हैं इस फूड प्राइसेस लॉ से, कॉर्न लॉ को अबॉलिश करिए वरना हमारा दिवाला निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ लोगों को प्रॉफिट करेगा जो कि कॉर्न ग्रो कर रहे हैं, जो फूड ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं और बेच रहे हैं, बाकी लोगों को क्या भैया, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर आया, गवर्नमेंट ने भी समझा, रियलाइज किया, और उसके बाद इन्होंने कॉर्न लॉज को हटा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कॉर्न लॉज को स्क्रैप कर दिया इस ग्रोथ के बाद। तो अब आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इन लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डैश फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। किस चीज को बढ़ा दिया था? डिमांड को बढ़ा दिया था कि सप्लाई को बढ़ा दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ ने लेट 18th सेंचुरी में? So the correct answer would be in the late 19th century they had increased the demand of food grains, जिसकी वजह से prices भी बढ़ गई because the supply was relatively less. So everyone who got it right, let me quickly see. Devanshu, Gaurangi, Ishwari, Abhay, Pratik, स्टूडेंट, सुपर्ब यू गाइस, सुपर्ब, डिमांड इज द करेक्ट आंसर। तो डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है, तो कॉर्न लॉ इसको बोला जा रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोगों को बहुत दिक्कत होने लग गई, तो इन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि भैया अबॉलिश करो, ऐसे तो हम नहीं चल पाएंगे, वी कैन नॉट बी फंक्शन लाइक दिस। उसके बाद इसको अबॉलिश किया जाता है और फूड जो है बाहर से इंपोर्ट ही करते रहा जाता है। यानी कि क्या इनके लिए बेटर रह गया? इनके लिए बेटर ये हुआ कि बाहर से इंपोर्ट करना ब्रिटेन में ज्यादा सस्ता पड़ रहा था खाना देन प्रोड्यूसिंग इट विद इन द कंट्री। ठीक है, अब लेकिन जब इंपोर्ट होने लगा तो इसका असर कुछ पॉपुलेशन पे तो आएगा। जो एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे वो इस इंपोर्ट के प्राइस से कीप अप नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्रीकल्चरलिस्ट ने एग्रीकल्चर करना बंद कर दिया, फार्मर्स ने जो बड़े बड़े थे फार्मिंग करना बंद कर दिया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कीप अप विद दिस न्यू प्राइसेस ऑफ द इंपोर्ट्स दैट वर बीइंग डन। तो अब क्या होने लग गया, फार्मर्स के लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड रहने लग गए। अभी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, हालांकि उनके पास फिर भी रिलेटिवली ज्यादा पैसे थे, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम और किसी को बहुत ज्यादा हो रही थी। और वो कौन थे? जो बेचारे वर्कर्स, मेन, विमेन, लेबरर्स काम करते थे इन सारे खेतों में। अब ये सारे लोग जो हैं ये बिना काम के हो गए, क्योंकि खेतों में खेती होना बंद हो गई है। तो ये क्या करेंगे, काम की तलाश में शहरों की तरफ घूमने लगेंगे, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो दे आर इन दिस होप कि अरे हमें थोड़ा सा काम ज्यादा मिलेगा।
अब क्या हो रहा है, इस वक्त काम ज्यादा मिलेगा सोच करके ये इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। अब बच्चे याद रखना, क्योंकि जब इंपोर्ट होने लग गया है, वो सस्ता पड़ रहा है, तो फूड की प्राइसेस जो है वो घटेंगी और कंजम्पशन जो है फूड का ब्रिटेन में बढ़ेगा। जब कोई चीज सस्ती मिलने लग जाती है तो लोगों के लिए उसको खरीदना आसान हो जाता है। तो यहाँ खाना जब महंगा मिल रहा था, लोग नहीं खरीद पा रहे थे, कॉर्न लॉस को अबॉलिश करा के ये बाहर से खाना मंगाना शुरू किया, तो खाना सस्ता मिलने लग गया, तो कंजम्पशन बढ़ गई। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रॉ मटेरियल के लिए यूज करना हो या रेगुलर लोगों के लिए खाना यूज करना हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मिड 19th सेंचुरी में बहुत फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है ब्रिटेन में, जिसकी वजह से एक और चीज होगी कि अब एक नया क्लास इंट्रोड्यूस होगा, मिडिल क्लास का। लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। अब ये वो लोग हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है टू बी एबल टू स्पेंड मनी एंड बाय मोर थिंग्स। अब ये और नई चीजों को खरीद पाएंगे क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है तो ये ज्यादा खाना खरीद पाएंगे, वैरायटीज ऑफ खाना खरीद पाएंगे। तो अब ये खाने की डिमांड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड ब्रिटेन में बढ़ रही है क्योंकि जॉब बेटर मिल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है कई सारे लोगों के पास। तो ये फूड का इंपोर्ट ब्रिटेन और बढ़ा देगा, और ज्यादा सामान मांगने लगेगा। किससे खरीद रहा है ये सारा सामान? पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से। ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप, जैसे रशिया, रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक 85% ऑफ रशियंस वर इंडल्ज्ड इन फार्मिंग। उनका मेजर चंक ऑफ मनी जो है वो क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके आता था। तो रशिया से बहुत खाना आने लग गया, अमेरिका से बहुत खाना आने लग गया, अमेरिका अभी भी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत खाना आने लग गया, बहुत सारा सामान आने लग गया, ठीक है। और ये तीनों जगहों पे, बाकी जगहों पे वो अब अपनी जमीन को क्लियर करने लग गए ताकि वो फूड प्रोडक्शन इतना कर सके कि वो ब्रिटेन की डिमांड को पूरा कर सके, और उससे उनको काफी पैसे मिल रहे थे क्योंकि ब्रिटेन के लिए ये सस्ता पड़ रहा था। अब इसके आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले सेशन में, कि कैसे बाकी डिमांड्स और बाकी चीजें बाकी देशों को फायदा कर रही थी और बढ़ती गई, ठीक है। सो आई एम गोना समराइज क्विकली ओवर हियर व्हाट हैज हैपेंड। तो हमने देखा कि 18th सेंचुरी में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था वर्ल्ड में, कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होने लग गए थे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, हर एक तरीके से। बाय 1890s कॉम्प्लेक्स चेंजेस जो हैं वो भी होने लग गए, और 3 फ्लोज स्टैब्लिश होते हैं, लेबर का फ्लो, कैपिटल का फ्लो और ट्रेड का फ्लो, ठीक है। ये सब स्टार्ट होता है लेबर मूवमेंट, कैपिटल और कोलॉजियन टेक्नोलॉजी से। गवर्नमेंट देन इंट्रोड्यूस द कॉर्न लॉ। ब्रिटेन में नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं, बट ब्रिटेन जैसी जगह पे ये काम नहीं किया। कॉर्न लॉ को उन्होंने फिर अबॉलिश कर दिया क्योंकि बहुत अनहैप्पी थे इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स इंक्रीजिंग प्राइसेस से। अबॉलिशन के बाद खाना देखा जाता है ज्यादा सस्ता मिलने लग गया, उसकी वजह से डिमांड और बढ़ गई, लोगों के इनकम्स बढ़े थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, तो और डिमांड बढ़ गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारी जगहों से, रशिया से उन्होंने बहुत खाना डिमांड करने शुरू कर दिया, जहां पे अब वो अपने लैंड को क्लियर कर रहे थे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ताकि वो ब्रिटेन की डिमांड को मीट कर सके। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड फर्दर अहेड वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट सेशन। हम देखेंगे कि अफ्रीका में लोग स्टार्व कर रहे थे, एग्रीकल्चर रूइन हो रहा था और कैटल्स मर रहे थे। क्यों, कैसे और क्या चल रहा था इंडिया में इस वक्त, और इंडिया में क्या हम टायरनी फेस कर रहे थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर ऑलरेडी हियर। सो फॉर दिस वी विल हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। मेक श्योर टू डाउनलोड ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ Imbibe, and if you have any questions you know where to put it in the chat and I will get back to you over it, ठीक है। सो इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया आज का हमारा चेंजेस जो 18th सेंचुरी में आ रहे थे यूरोप में। अब हम देखेंगे फर्दर अहेड अफ्रीका में क्या हो रहा था, इंडिया में क्या हो रहा था इन द नेक्स्ट सेशन। तो टिल द नेक्स्ट सेशन स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून। टिल द नेक्स्ट टाइम यू गाइज have a great evening. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves, and till the next time I see you, keep imbibing.